मैं और मेरा सबसे अच्छा दोस्त छुपन छुपाई खेल रहे थे। लेकिन एक बार छिपने के बाद मैं अगले 3,000 सालों तक बाहर नहीं आया। उस दौरान वह दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति बन गया। जहां तक मेरी बात है, मैंने खुद को और भी गहराई में छिपा लिया, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद मुझे एक बेहद लंबी उम्र मिल गई थी। लेकिन मैं कभी सबसे पावरफुल नहीं बन सका। और मेरा वही दोस्त, जो अब जीवित सबसे पावरफुल इंसान बन चुका था, अमर नहीं रह सकता था। मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ पूरी तरह से छिपा लिया है। लेकिन 6,000 साल बाद उसे अचानक मेरी याद आई। कारण सीधा था। उसकी पत्नी सू चिंग यान अपने जीवन के अंतिम छोर पर थी। मरने से पहले उसने उसे बताया कि उनके लगभग सभी पुराने साथी जा चुके थे। केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जो बहुत पहले बिना किसी सुराग के गायब हो गया था। वह जानना चाहती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। जब बातचीत मेरी ओर मुड़ी तो उसके चेहरे के हाव भाव शायद ही बदले। एक समय था जब हम एक साथ बैठते थे, शराब पीते थे और दुनिया को जीतने की बातें करते थे। उसे यह भी पक्का नहीं था कि मैं अभी भी जिंदा हूं या नहीं। उस जमाने में मुझे भी एम्परर बनने के सबसे मजबूत उम्मीदवारों में से एक माना जाता था। फिर मैं अचानक गायब हो गया। सुचान ने कहा, तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, फिर भी तुमने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह जिंदा है या मर गया। उसने शांति से जवाब दिया, वह अपनी मर्जी से गायब हुआ था। जहां तक मेरा मानना है, उसने एक बहुत लंबी जिंदगी जी है और हो सकता है कि वह अब भी कहीं छिपा हो। यह सिर्फ उसका इंट्यूशन था। उसका मानना था कि गायब होने के बाद भी मैं कभी मरा नहीं था। किसी ने तुरंत पूछा, अगर वह अभी भी जिंदा था तो उसने कभी खुद को दोबारा क्यों नहीं दिखाया? एक ठंडी मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, जो इंसान खुद को दुनिया से छिपाता है वह जरूर किसी चीज से डरता होगा। सुचिंगान तुरंत समझ गई कि उसके कहने का क्या मतलब था। उस समय मैं खुद एम्परर बनने से सिर्फ एक कदम दूर था। अगर मेरे जैसा इंसान किसी चीज से डरता था तो उसकी केवल दो ही संभावनाएं थीं। या तो वह कोई टेरिफाइंग क्रीचर था, या फिर वह इंसान जो पहले ही एम्परर बन चुका था। सुचिंगान ने पूछा, अगर वह तुमसे डरता था तो उसकी क्या वजह हो सकती है? वह हंसा। शायद उसके पास कोई ऐसा रहस्य था जो वह मुझे नहीं बताना चाहता था। उसका खुद पर अटूट विश्वास था। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके शरीर से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। एक एम्परर का भयानक ऑरा तारों से भरे आसमान में फैल गया। पूरी दुनिया कांप उठी। वह पहले ही इस युग का सर्वोच्च एग्जिस्टेंस बन चुका था। सू चिंगयान ने फिर पूछा, क्या तुमने कभी सच में उसे ढूंढने की कोशिश की? उसने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, नहीं। मुझे नजरअंदाज करने की उसकी जो भी वजह रही हो, मुझे कभी परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं इस युग का एम्परर हूं। व्यंग्य के एक हल्के पुट के साथ सुचिन ने कहा, तो वह इतने समय से कहीं छिपा हुआ है और बिना किसी वजह के तुमसे डर रहा है। ठीक उसी पल अनंत तारों वाले आकाश के एक सुदूर कोने में मैंने भी उसके एम्परर के ऑरा को महसूस किया। मैं खुद से बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। वह इस बार किस तरह की बकवास शुरू कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि वह एम्परर बन गया है, क्या उसे पूरी दुनिया को परेशान करना जरूरी है? समय बीतता गया। एक और 1,000 साल गुजर गए। मेरी उम्र अब लगभग 10,000 साल तक पहुंच चुकी थी। फिर भी मेरे शरीर के भीतर की वाइटैलिटी अभी भी उफन रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी उम्र की कोई सीमा ही न हो। यहां तक कि एम्परर भी ज्यादा से ज्यादा लगभग 20,000 साल तक ही जीवित रह सकते थे। लेकिन इस लंबी जिंदगी ने मुझे कोई खुशी नहीं दी, क्योंकि यही वह वरदान था जिसने मुझे सच्चे एम्परर रियल्म तक पहुंचने से रोक दिया था। इसके बावजूद मैंने शक्ति की अपनी खोज को छोड़ने से इनकार कर दिया। अगर मेरे पास अनंत वर्ष थे लेकिन मैं कभी सबसे पावरफुल नहीं बन सकता था, तो ऐसा जीवन अधूरा लगता था। मैंने अपने प्राइमरी डाव, थंडर डाव को निखारने में हजारों साल बिताए। अकेले दांव की समझ के मामले में मैं किसी भी तरह से उससे कम नहीं था। एकमात्र अंतर यह था कि मेरे पास एम्परर्स ओरिजिन सोर्स नहीं था। हालांकि सालों की मेहनत के बाद आखिरकार मुझे एक और रास्ता मिल गया। यदि कई डाव को समझा जाए और उन्हें एक साथ मिला दिया जाए तो एम्परर की शक्ति के करीब पहुंचना संभव हो सकता है। आम कल्टीवेटर्स के लिए वह रास्ता लगभग असंभव था, लेकिन मेरी जैसी बेतुकी लंबी उम्र वाले किसी व्यक्ति के लिए यह एक आदर्श समाधान था। उस पल बिजली की अनगिनत लपटें मेरे शरीर को घेरे हुए थीं। मैं बस लाइफ सोर्स डाव को पूरी तरह से समझने ही वाला था। लेकिन जो मैं नहीं जानता था वह यह था कि एक बहुत बड़ी साजिश पहले ही शुरू हो चुकी थी।
उसी समय वह कई विशाल मकबरों के सामने खड़ा था। वे उसके पुराने साथियों और सबसे करीबी दोस्तों के थे। हाल ही में वहां एक नई कब्र जोड़ी गई थी। वह सुचिंगान की थी। उसके चेहरे पर दबा हुआ गुस्सा छिपाना नामुमकिन था। उसका बचा हुआ जीवन काल अब केवल कुछ 100 साल ही था। जो बात मैं नहीं जानता था वह यह थी कि उसके पास पहले से ही एक इमॉर्टल मेडिसिन थी। अगर वह चाहता तो उसे एक और जीवन मिल सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर इसका इस्तेमाल न करने का फैसला किया था। आसमान की तरफ देखते हुए उसने सोचा कि क्या कोई मूर्ख इस चारे को निगलेगा। वह अपने जीवन के सबसे कमजोर स्टेज पर होने का नाटक कर रहा था। साथ ही वह उन एनिमीज को बाहर निकालना चाहता था जो इन सभी सालों से अंधेरे से उस पर नजर रख रहे थे। ये दुनिया केवल इंसानों से नहीं भरी थी। यहां एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डीमंस और अंधेरे की गहराइयों में छिपे प्राचीन टेरिफाइंग जीव भी थे। उसका मानना था कि वे खतरनाक जीव भी मेरी तरह ही छिपने के उस्ताद थे। एक पल के लिए उसने यह भी सोचा कि कहीं मैं खुद उन टेरिफाइंग एग्जिस्टेंसेस में से एक तो नहीं बन गया हूं। अगर ऐसा सच था तो उससे बचने की मेरी कोशिशें बिल्कुल समझ में आती थीं। कम से कम हम आखिरकार फिर से मिलेंगे। बेशक जिस पल हम मिलते वो शायद मुझे मार डालता। कुछ और 100 साल बीत गए। मैं पूरी तरह से अपने डाव को समझने में डूबा रहा। फिर मैंने महसूस किया कि वह एक बार फिर से मरने का नाटक कर रहा था। लेकिन इस बार मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। अगर उसके पास सचमुच इमॉर्टल मेडिसिन नहीं होती तो चीजें कभी इतनी शांत नहीं होती। यह साफ था कि वह अपने एनिमीज को खुले में लाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसकी इस खराब एक्टिंग पर हंसे बिना नहीं रह सका। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। अचानक दुनिया के परे से एक टेरिफाइंग कंपन पैदा हुआ। पूरा तारों भरा आसमान हिंसक रूप से कांप उठा। पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। कई लोग तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उन्हें लगा कि एक बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। ठीक उसी पल आकाश के हाईएस्ट बिंदु पर अचानक एक एंशिएंट स्टेयरकेस अपीयर्ड हुई। वह दृश्य इतना विशाल था कि उसने पूरे आसमान को ढक लिया। लोग डर और सदमे से कांप उठे। ऐसी चीजें केवल प्राचीन लेजेंड्स में मौजूद थीं। यहां तक कि मैं भी खड़ा हो गया और दूर आकाश की ओर देखने लगा। मैं जानना चाहता था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा था। हालांकि कुछ समय बाद वे भयानक कंपन धीरे धीरे गायब हो गए। वह प्राचीन सीढ़ी भी गायब हो गई। पूरी दुनिया वापस शांति में लौट आई। केवल तभी मैं समझ पाया कि वह अभी मरने वाला नहीं था। उन खतरनाक जीवों ने पहले ही उसकी वास्तविक स्थिति को भांप लिया था। फिर भी उसकी योजना पूरी तरह से असफल नहीं हुई थी। कम से कम उसने यह पता लगा लिया था कि उसके कई दुश्मन कहां छिपे हुए थे। एक हल्की मुस्कान के साथ मैं वापस बैठ गया और अपनी कल्टीवेशन जारी रखी। लेकिन मैंने उसे बहुत कम आंका था। जैसे ही उसने अपनी एम्परर लेवल पावर को वापस पाया उसने तुरंत अपने दुश्मनों पर चौतरफा हमला बोल दिया। पूरा आसमान हिल गया। यहां तक कि प्राचीन फॉरबिडन जोन्स को भी खुद को उजागर करने के लिए फोर्स्ड होना पड़ा। उसकी शक्ति के इस प्रदर्शन से पूरी दुनिया कांप उठी। यहां तक कि मैं भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। लेकिन मैं जानता था कि हमारे रास्ते अलग थे। जल्द ही उसके बाद एक भयानक जीव को अंधेरे से बाहर निकाल फेंका गया। एक एम्परर्स डिवाइन स्पीयर ने उसके शरीर को आर पार छेद दिया था। फिर उसने सीधे दुनिया के परे वाले क्षेत्र में धावा बोल दिया और वहां छिपे अन्य प्राचीन राक्षसों पर हमला कर दिया। उस लड़ाई का परिणाम क्या हुआ यह कोई नहीं जानता था। अंत में वह वापस लौट आया, लेकिन किसी की भी उसकी स्थिति की जांच करने की हिम्मत नहीं हुई। समय बहता रहा और 8,000 वर्ष बीत गए। मेरी उम्र अब 18,000 वर्ष तक पहुंच चुकी थी। मैंने लाइफ सोर्स डाओ में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। 8,000 वर्ष पहले की तुलना में मैं काफी अधिक मजबूत हो चुका था। इस बिंदु पर मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि मेरा रास्ता सही था। जब तक एम्परर्स को बाहर रखा जाता मुझे पूरा भरोसा था कि मैं इस युग में किसी को भी कुचल सकता था। उन 8,000 वर्षों के दौरान उसने उथल पुथल मचाना कभी बंद नहीं किया। जहां तक मैं जानता था उसने अनगिनत फॉरबिडन जोन्स पर आक्रमण किया और अपने पीछे तबाही छोड़ गया। उसने तारों से भरे आकाश के सबसे गहरे क्षेत्रों में छिपे भयानक जीवों का भी शिकार किया। मुझे हमेशा लगता था कि वह किसी बहुत बड़ी चीज की तैयारी कर रहा था। फिर भी पिछले 1 या 2,000 वर्षों के दौरान वह अचानक शांत हो गया। वह सार्वजनिक नजरों से लगभग पूरी तरह से गायब हो गया और मैं अपनी कल्टीवेशन पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि मैंने अब उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पूरी दुनिया का डाव बदलने लगा। आकाश और पृथ्वी पर एक अलग तरह की ऊर्जा फैल गई।
इसका अर्थ स्पष्ट था। वह एम्परर जा चुका था। एक नई पीढ़ी एक बार फिर एम्परर्स थ्रोन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक डरावना विचार आया। क्या उसने अपनी शक्ति का एक हिस्सा काट दिया था और खुद को उन भयानक एग्जिस्टेंसेस में से एक में बदल लिया था? इस दुनिया के अधिकांश प्राचीन राक्षस कभी एम्परर्स रह चुके थे। उन्होंने अकल्पनीय समय तक जीवित रहने के बदले में अपनी शक्ति के कुछ हिस्सों का बलिदान दिया था। फिर मेरे मन में एक और संभावना आई। शायद उसने खुद को कमजोर करने और इसके बजाय एक गार्डियन बनने का फैसला किया था। ऐसे जीवों को भी भयानक एग्जिस्टेंसेस के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि गार्डियंस दुनिया की रक्षा के लिए खुद को सील कर लेते थे। जब कोई बड़ी आपदा आती तो वे एक बार फिर जाग जाते थे। जैसे ही मैं उसके बारे में सोच रहा था, अचानक आसमान में एक विशाल हाथ प्रकट हुआ। वह इतना बड़ा था कि उसने आकाश को ही ढक लिया था। उस हाथ ने सीधे उसकी पवित्र भूमि पर प्रहार किया और उसे मलबे में तब्दील कर दिया। लेकिन मुझे तुरंत कुछ अजीब महसूस हुआ। उस पवित्र भूमि ने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं दिखाया। साफ तौर पर उसे पहले ही खाली कर दिया गया था। गायब होने से पहले उसने सब कुछ वहां से हटा दिया था। वो हमला केवल एक जांच मात्र था। मैं आकाश की गहराइयों में लगातार देखता रहा। उस क्षण एक साधारण सी दिखने वाली प्रकाश की किरण मेरी आंखों के सामने से गुजरी। फिर भी उस प्रकाश के भीतर मैंने एक अविश्वसनीय रूप से अनूठी ऑरा को महसूस किया। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उसका पीछा किया। जैसे ही मैंने देखा कि उसके अंदर क्या छिपा था, मेरे हाव भाव बदल गए। उस प्रकाश के भीतर एक अत्यंत अजीब पौधा था। उसकी शाखाओं पर 3 मिस्टीरियस फूल खिले हुए थे। सिर्फ उन्हें देखने मात्र से ही मैं इमॉर्टैलिटी की ऑरा से भर गया। यह रेनकार्नेशन डिवाइन फ्लावर था, एक ऐसी बहुमूल्य इमॉर्टल मेडिसिन जिसे पाने के लिए दुनिया के सबसे मजबूत जीव भी पागल हो जाते। इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वह डिवाइन फ्लावर अचानक मेरी ओर उड़कर आया। एक छोटे से क्षण के लिए मुझे लगा कि उसने मुझे चुना है, लेकिन ठीक अगले ही पल उसने अचानक अपनी दिशा बदल ली। वह मुड़ा और अविश्वसनीय गति से मुझसे दूर भाग गया। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना मैंने उसका पीछा किया। हालांकि मैंने अपने वास्तविक थंडर डाव का उपयोग नहीं किया। मैंने केवल लाइफ सोर्स डाव की शक्ति का उपयोग किया। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मैंने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ने की कोशिश की। ऊर्जा के एक विशाल प्रवाह ने तुरंत आसपास के क्षेत्र को घेर लिया। लेकिन जैसे ही मैं उसे छूने वाला था, वह डिवाइन फ्लावर अचानक चमकदार रोशनी की एक लकीर में बदल गया और दूर दूरी में गायब हो गया। ठीक उसी क्षण उस क्षेत्र से गुजर रहे एक अन्य कल्टीवेटर ने भी उस डिवाइन फ्लावर को देख लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उस व्यक्ति ने भी उसे पकड़ने की कोशिश की। दोनों ताकतें आपस में टकराईं। पूरा आसमान हिंसक रूप से कांप उठा। मैंने दूरी में फैले अंधेरे की ओर देखा। मेरा भाव गंभीर हो गया, क्योंकि एक और भयानक एंटिटी वहां छिपा हुआ था। उसके शरीर के चारों ओर काला कोहरा छाया हुआ था, जिससे उसका वास्तविक रूप देख पाना असंभव था। इसी तरह वह भी मुझे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। यही कारण था कि उसने हमला नहीं किया। अवसर का लाभ उठाते हुए वह रीइंकार्नेशन डिवाइन फ्लावर बचकर निकल गया। तब उस भयानक एंटिटी ने बात की। उसने पूछा कि मैं कौन हूं। मैंने ध्यान से उसकी दिशा में देखा। फिर बिना एक शब्द कहे मैं मुड़ा और वहां से चला गया। उसकी भी लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए वह भी जल्दी से गायब हो गया। एम्परर के गायब होने के 10,000 वर्ष बाद मेरी उम्र 28,000 वर्ष तक पहुंच चुकी थी। उस समय के दौरान मैंने अपने तीसरे डाव यानी हिडन एक्सटिंक्शन डाव पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। अब मेरे तीनों डाव्स एक दूसरे का समर्थन करते थे। 10,000 वर्ष पहले की तुलना में मेरी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। मेरे चारों ओर एक हल्की एम्परर लाइक ऑरा भी प्रकट होने लगी थी। इस बिंदु पर मैं सीधे उन भयानक प्राचीन एग्जिस्टेंसेस का सामना कर सकता था। मैंने सोचा था कि मैं शांतिपूर्वक कल्टीवेटिंग जारी रख पाऊंगा, लेकिन 1,000 वर्ष बाद एक और घटना घटी। एक भाई और बहन ने एक मिस्टीरियस स्थान में प्रवेश करने के लिए एक विशेष तरीके का उपयोग किया। वे यह नहीं जानते थे कि वह स्थान वास्तव में एक भयानक एंटिटी की मांद था। वह प्राचीन राक्षस हजारों वर्षों से सो रहा था। जैसे ही उन भाई बहन ने उसके क्षेत्र से एक दुर्लभ ट्रेजर चुराया, वह तुरंत जाग गया। अगले ही पल राक्षसी गुस्से से भरी एक ऑरा पूरे डिमोनिक रेज पूरे आकाश में फैल गया। उन भाई बहन के लिए सौभाग्य की बात थी कि उनके पास एक विशेष तालिस्मान था। इसकी शक्ति का उपयोग करके वे कई स्टार रीजन्स के पार भागने का इरादा रखते थे। हालांकि
इससे पहले कि वे दूर जा पाते, उस पावरफुल बीइंग ने हमला कर दिया। उसकी शक्ति ने उन्हें जबरदस्ती नीचे खींच लिया। फिर उनकी ओर एक और विशाल प्रहार नीचे आया। दुर्भाग्य से वह स्टार रीजन जहां वह हमला हुआ, वही सटीक स्थान था जहां मैं कल्टीवेटिंग कर रहा था। उस क्षण मैं एक विशेष डाव को समझने में गहराई से डूबा हुआ था। तभी मुझे इस पूरी घटना का एहसास हुआ। मैंने तुरंत उन दो आकृतियों को देखा, एक युवा पुरुष और एक युवा महिला। दोनों से आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली औरस निकल रही थीं। उनके पास एक और एम्परर लेवल ट्रेजर भी था। पलक झपकते ही वे कई स्टार रीजन्स के पार भाग गए। इस वजह से वह पावरफुल बीइंग उनका पीछा करने में असमर्थ रहा, लेकिन तब तक उसका हमला पहले से ही मेरी ओर बढ़ रहा था। अगले ही पल मैंने अपना हाथ उठाया और आगे की ओर धकेला। मेरी शक्ति सीधे उस विशाल हमले से टकराई। दो टेरिफाइंग ताकतों के इस टकराव ने पूरे तारों से भरे आकाश को हिलाकर रख दिया। सौभाग्य से मैं गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ और मैंने सफलतापूर्वक उस हमले को रोक दिया। बहुत दूर वह प्राचीन अस्तित्व भी उतना ही हैरान था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई दूसरा टेरिफाइंग जीव प्रकट होगा और उसके प्रहार को रोक देगा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह यह भी नहीं पहचान सका कि मैं कौन हूं। अंत में उसने अपने गुस्से को दबा लिया। उसके वास्तविक लक्ष्य वे दो चोर थे। दुर्भाग्य से उन्हें फिर से खोजना आसान नहीं होने वाला था, इसलिए उसके पास इस नुकसान को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सब कुछ शांत होने के बाद मैंने उस दिशा में देखा जहां वे भाई बहन भागे थे। भले ही मैंने उन्हें केवल एक संक्षिप्त क्षण के लिए देखा था, मैं पहले ही कह सकता था कि वे इस युग के सबसे महान प्रतिभावान लोगों में से थे। उस समय मैं यह नहीं जानता था कि उन दो भाई बहन के साथ मेरी कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई थी। इस बीच वह भाई और बहन अपनी स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। लड़की का नाम चू याओग्वांग था। वह शांत, बुद्धिमान और उल्लेखनीय रूप से संयमित थी। उसने कहा कि इतने सारे डिवाइन ट्रेजर्स प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। उसके अनुसार ऐसे अवसरों को संभालने के लिए आवश्यक भाग्य हर किसी के पास नहीं होता। सच्चाई यह थी कि उनके पास पहले से ही 7 एम्परर टालिस्मान्स थे। उन खजानों के बिना वे बहुत पहले ही मर चुके होते। इसके बावजूद चू याओग्वांग का रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने फैसला किया कि वे पहले अपने घावों को ठीक करेंगे। उसके बाद वे उन डिवाइन ट्रेजर्स के भीतर मौजूद शक्ति को पूरी तरह से समझेंगे और सोखेंगे। लगभग 100 वर्ष बाद मैंने विशाल तारों से भरे आकाश को पार किया और अपने एक गुप्त ठिकाने पर लौट आया। अनगिनत वर्षों के दौरान मैंने 3 छिपे हुए सैंक्चुअरीज स्थापित किए थे। उनके भीतर मैंने अनगिनत दुर्लभ खजाने जमा किए थे। उन सभी में से एक जगह मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वहां एक असाधारण डिवाइन बैम्बू उग रहा था। उसका नाम 7 कलर्ड बैम्बू था। वह बिना रुके लगातार बढ़ रहा था। उसकी ऊर्जा कभी कम नहीं होती थी। मेरी मूल योजना इसे पूरी तरह से उपयोग करने से पहले कुछ हजार और वर्षों तक परिपक्व होने देने की थी। और इस तरह समय बीतता रहा। इस बिंदु तक मेरी उम्र 30,000 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। मेरा थंडर डाव, लाइफ सोर्स डाव और हिडन एक्सटिंक्शन डाव सभी पूर्णता तक पहुंच चुके थे। अब मैंने एक चौथे डाव यानी स्लॉटर डाव को समझना शुरू कर दिया था। मेरी ताकत इस हद तक बढ़ गई थी कि मैं बिना किसी डर के पूरे ब्रह्मांड में घूम सकता था। कुछ दशकों बाद मुझे अचानक अपने एक गुप्त ठिकाने से असामान्य गतिविधि होने का एहसास हुआ। उसी दिन उन भाई बहन ने मेरे छिपे हुए सैंक्चुअरीज को खोजने और उसमें प्रवेश करने के लिए एक विशेष ट्रेजर बॉक्स का उपयोग किया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनके सामने का दृश्य देखकर दोनों दंग रह गए। हालांकि उन्होंने यह मान लिया कि अभी तक किसी ने उनके आगमन पर ध्यान नहीं दिया है। उस ट्रेजर बॉक्स को सक्रिय करने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। इस वजह से उनका खाली हाथ जाने का कोई इरादा नहीं था। चू याओग्वांग कभी भी जोखिम उठाने से डरने वाली इंसान नहीं थी। वास्तव में पिछली बार उस पावरफुल बीइंग से बचने के बाद उनका अधिकांश डर गायब हो चुका था। जहां तक किसी अन्य प्राचीन राक्षस को नाराज करने की बात थी, उन्हें अब इसकी उतनी परवाह नहीं थी। उसके छोटे भाई ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। एक साथ वे सावधानी से ठिकाने के और भीतर बढ़े। एक के बाद एक उन्होंने सुरक्षा की कई परतों को पार कर लिया। जल्द ही उन्होंने उस 7 कलर्ड बैम्बू को खोज लिया। जैसे ही उन्होंने इसे देखा, उनकी आंखें उत्साह से चमक उठीं, क्योंकि यही वह वास्तविक खजाना था जिसकी ओर उनके ट्रेजर बॉक्स ने उनका मार्गदर्शन किया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बांस को छुआ, मुझे तुरंत इसका एहसास हो गया। अनगिनत वर्षों तक
मैंने अपनी शक्ति का उपयोग करके उस बांस का पोषण किया था। हमारे बीच पहले से ही एक गहरा संबंध बन चुका था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने तुरंत अपने लाइफ सोर्स डाओ को सक्रिय किया। फिर मैं अकल्पनीय गति से अपने ठिकाने की ओर वापस भागा। उसी समय मैंने अपनी टेरिफाइंग ऑरा को मुक्त किया। मेरी शक्ति ने अनगिनत स्टार रीजन्स को पार किया और मेरे पहुंचने से पहले ही उस सैंक्चुअरी तक पहुंच गई। जैसे ही यह उस ठिकाने तक पहुंची, मैंने उन दो घुसपैठियों को पहचान लिया। तब तक वहां जमा कई दुर्लभ खजाने पहले ही लूटे जा चुके थे। इससे भी बदतर, वे उस 7 कलर्ड बैम्बू को उसकी जड़ों से काटने की कोशिश कर रहे थे। मेरे भीतर तुरंत ही जान से मारने की इच्छा पैदा हो गई। मैंने अपनी शक्ति को मुक्त किया और उन दोनों को मौके पर ही कुचलने का प्रयास किया। 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना उन्होंने एक एम्परर टालिस्मान को सक्रिय कर दिया। उनके शरीरों के चारों ओर दिव्य प्रकाश का विस्फोट हुआ। जैसे ही मेरी शक्ति उन तक पहुंचने वाली थी, वे गायब हो गए। हालांकि भागने से पहले वे लगभग पूरा 7 कलर्ड बैम्बू अपने साथ ले जाने में कामयाब रहे। केवल जड़ का एक बहुत छोटा हिस्सा पीछे रह गया था। अगले ही पल मैं व्यक्तिगत रूप से उस दृश्य पर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं बहुत दूर था। मेरा लंबी दूरी का हमला उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैंने उस तबाह हुए ठिकाने को देखा। फिर मेरी नज़र उस छोटी सी जड़ पर टिक गई जो बची रह गई थी। मेरी आंखों में टेरिफाइंग हत्यारी भावना भर गई। तुरंत मैंने अपनी पूरी शक्ति जारी की। कुछ ही समय में मुझे उस बांस की ऑरा का एक धुंधला सा निशान महसूस हुआ। बिना जरा सी भी हिचकिचाहट के मैंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन वे भाई बहन अविश्वसनीय रूप से चालाक थे। उन्होंने जल्दी से अपनी दिशा बदल ली। धीरे धीरे उस बांस की ऑरा कमजोर होती गई। यह स्पष्ट था कि उन्हें एहसास हो गया था कि मैं इसकी स्थिति को ट्रैक कर सकता हूं। इसलिए उन्होंने इसे छिपाने के लिए एक विधि का उपयोग किया। आखिरकार वह ऑरा पूरी तरह से गायब हो गई। मैं अकेले उस अंतहीन तारों से भरे आकाश में खड़ा रहा और ठंडी आंखों से आगे देखता रहा।